हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की समरी पढ़ने के बाद अब हम लोग करने जा रहे हैं विद्या सैम्पल पेपर के क्वेश्चन बैंक में जितने भी इम्पॉर्टेंट और क्रूशियल क्वेश्चंस दिए गए हैं, जो एक्सपर्ट्स के हाईली एक्सपीरियंस एक्सपर्ट्स के पैनल के थ्रू तैयार किए गए हैं, उन क्वेश्चंस को आज हम करने जा रहे हैं। इनको बड़े ध्यान से करना, एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रूशियल है और इस तरह से डेवलप और डिज़ाइन किए गए हैं जिससे आपका पूरा का पूरा चैप्टर इन 6-7 क्वेश्चंस में ही प्रिपेयर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नंबर ऑफ फेराडेज चार्ज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 1 मोल ऑफ Cu++ टू मेटेलिक कॉपर। सीधा सीधा क्वेश्चन कह रहा है Cu2+ से Cu हमें बनाना है, रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम थे, यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया होगा 2 इलेक्ट्रॉन्स का। मैं चाहो तो यहाँ लिख सकते हो या इसको चाहो तो इधर लिख सकते हो। तो 2 इलेक्ट्रॉन का गेन हो गया, कॉपर आयन कन्वर्टेड इनटू मेटेलिक कॉपर, तो दिस इज रिडक्शन। तो वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितना हमें चार्ज चाहिए, हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड। तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर एडिड, 2 इलेक्ट्रॉन्स, एंड फॉर्मूला इज Q इज इक्वल टू N इंटू F। एक फॉर्मूला होता है चार्ज कैलकुलेट करने का, N इंटू F। N is the electrons you are added or substrate. So here we added 2 electrons, so 2 into F. F is Faraday constant. तो ऑप्शन देख लेते हैं, आंसर क्या बैठ रहा है 2। तो करेक्ट आंसर विल बी B because 2 charge is required to reduce Cu++ into copper. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन पहला समझ में आ गया होगा आप सबको। इट इज रिलेटेड विथ फेराडेज लॉ। सेकंड क्वेश्चन इज असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन। सो फर्स्ट, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन a statement of assertion followed by a statement of reason is given, choose the correct answer। ए आंसर कब होगा, बोथ assertion and reason are correct, और जो रीजन है वो assertion का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। अगर ऐसा है तो आपका ये आंसर होगा both assertion and reason are correct but reason is not a correct explanation of assertion। अगर ऐसा आपको लगता है तो आंसर विल बी B। if assertion is correct but reason is false or wrong तो आंसर विल बी C। और अगर अपोजिट है कि assertion wrong है एंड रीजन करेक्ट है तो आंसर विल बी D। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। assertion दिया है if Na+ and Cl- are molar limiting conductivity of the sodium and chloride ion respectively, then limiting molar conductivity जो होगी for sodium chloride is given by this equation। ये बात करेक्ट है या नहीं है। अभी हमने पढ़ा था कोहलॉट लॉ पिछले सेशन में, जब इसका समरी हम पढ़ रहे थे, तो उस हिसाब से कोहलॉट लॉ क्या बोलता है। कोहलॉट लॉ टोल्ड कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल्स टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इट्स कैटायन एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इट्स एनायन के सम के इक्वल। तो उस हिसाब से ये वाला जो हमारा असर्शन है ये बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए असर्शन को हम बिल्कुल करेक्ट मान लेते हैं। सेकंड रीज़न क्या दिया है, दिस इज अकॉर्डिंग टू कोहलॉट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। सही बात है, क्योंकि ये सब कुछ हमें किसके थ्रू पता चला, बाय कोहलॉट लॉ। तो ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, बल्कि रीज़न इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो इसका आंसर क्या जाना चाहिए, क्या जाना चाहिए आप बताओ। करेक्ट, ए जाना चाहिए, बिकॉज बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट explanation of assertion, so answer will be A। next question, in which of the following pairs will allow greater conduction of electricity and why। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एक साथ आपके 2-3 कंसेप्ट सही करने वाला क्वेश्चन है। फर्स्ट दिया है आपको सिल्वर वायर, दिस इज सिल्वर वायर। इसको हमने 30 डिग्री सेल्सियस पर रखा और सेम सिल्वर वायर को ही हमने रखा 50 डिग्री सेल्सियस पर। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कंडक्शन कहाँ पर ज़्यादा होगा, इस वाले में ज़्यादा होगा
30 डिग्री सेल्सियस में या फिर 50 डिग्री सेल्सियस में ज़्यादा होगा? तो बताओ तुम्हारे अकॉर्डिंग किस में ज़्यादा होना चाहिए? सिल्वर क्या है? सिल्वर इज़ अ मेटल। अब तुम्हें यहाँ से एक कंसेप्ट ध्यान रखना पड़ेगा कि मेटेलिक कंडक्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जिसको ये कंसेप्ट पता होगा वो इस क्वेश्चन को आसानी से कर पाएगा। तो जितना कम टेम्परेचर होगा, बिकॉज इन्वर्स है, द लोअर द टेम्परेचर हायर विल बी वैल्यू ऑफ मेटेलिक कंडक्टेंस। सो लोअर टेम्परेचर इज in this case, and in this case the temperature is 20 degree Celsius higher. So answer will be 30 degree Celsius silver, because on decreasing temperature metallic conductance increases due to, if temperature increases then vibration of kernels takes place which restrict the conductance of metal. So answer will be 30 degree Celsius A, G, because temperature is inversely proportional to metallic conductance. Second, 0.1 molar acetic acid, 0.1 molar acetic acid and 0.01 molar acetic acid. अब हमें यहाँ दो इलेक्ट्रोलाइट्स दे दिए हैं, देयर आर 2 इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इनमें से क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसका वैल्यू जो है ज़्यादा होगा। देखो यहाँ पर कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है या कम है? इन दोनों में से किसकी कंसंट्रेशन कम है? यहाँ पर कंसंट्रेशन कम है, वेरी लेस। इसका मतलब कंसंट्रेशन कम किस तरह से हम कर सकते हैं? बाय डाइल्यूशन। जितने ज़्यादा हम डाइल्यूट करते जाएंगे कंसंट्रेशन कम होती जाएगी, तो दैट मीन्स यहाँ पर मोर डाइल्यूशन हुआ होगा। यहाँ पर डाइल्यूशन लेस है, यहाँ पर कंसंट्रेशन मोर है, ज़्यादा है, यहाँ पर कंसंट्रेशन लेस है। तो जब ज़्यादा डाइल्यूशन हो जाएगा तो आयन को फ्लो करने के लिए इंडिपेंडेंस मिल जाएगी या नहीं मिलेगी? आप बताइए, आयन फ्लो आसानी से कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? आयन कहाँ पे आसानी से फ्लो कर पाएंगे? एक मैंने आपको थोड़ा सा विस्कस सॉल्यूशन दे दिया जहाँ पर कंसंट्रेशन हाई है, एक मैंने आपको थोड़ा सा ऐसा सॉल्यूशन दे दिया जहाँ पे कंसंट्रेशन कम है। तो आयन जो भी होगा, एट विच प्लेस आयन कैन मूव इजीली, दिस प्लेस और दिस प्लेस? डिस्प्लेस, इस प्लेस पर। बिल्कुल ठीक, नॉर्मल कॉमन सेंस की बात है। तो आयन जहाँ पर मूव आसानी से हो जाएगा, फ्लो होने की टेंडेंसी जहाँ पर ज़्यादा हो जाएगी, कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी वहाँ ज़्यादा होगी या वहाँ कम होगी? करेक्ट, वहाँ ज़्यादा होगी। तो इसलिए हमारा आंसर क्या जाएगा? ये वाला आंसर हमारा जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि इस केस में डाइल्यूशन ज़्यादा हुआ है, क्योंकि कंसंट्रेशन कम है। भाई कंसंट्रेशन कम का मतलब क्या है? कि वो गाढ़ा कम है, मतलब वहाँ पे पानी ज़्यादा है। जब पानी ज़्यादा है तो पानी में आयन आसानी से तैर जाएंगे, जिसकी वजह से इसका जो कंडक्टेंस होगा वो ज़्यादा होगा। तो ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया? अच्छा क्वेश्चन था, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा सोचना था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट स्लाइड पर। स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ, ये कंसंट्रेशन दे दिया हमें। स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ एसिटिक एसिड इज दिस। स्पेसिफिक मतलब स्पेसिफिक कंडक्टेंस हमें दे दी, द मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर एच आयन एंड CH3COO आयन इज इतनी एंड इतनी। तो हमें मोलर कंडक्टिविटी बतानी है, मोलर कंडक्टेंस। सो इन फर्स्ट पार्ट वी हैव टू कैलकुलेट मोलर कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टिविटी। फॉर्मूला क्या होता है? दिस इज आवर फॉर्मूला ऑफ मोलर कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टेंस। तो K कितना गिवन है? K कितना दिया है? 1.65 इंटू 10⁻⁻⁴, क्लियर है इतना, इंटू 1000 अपॉन कंसंट्रेशन क्या गिवन है?
0.01। जब आप इसे सॉल्व करोगे सिर्फ इतनी टर्म को, तो आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सॉल्व करके देख लेते हैं। चलिए, यहाँ पर पॉइंट हटा करके 100 और यहाँ पर इस पॉइंट को हटा करके 100 और 10⁻⁴ नीचे ले आते हैं, देख लेते हैं। तो 3 × 5 1 2 3 4 5 क्या बचेगा आंसर? 165/10 मीन्स 1.65। समझ में आ गया? या वी कैन राइट 165 × 10⁻⁻1। सो दिस विल बी आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट, मोलर कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टिविटी। ये आपको समझ में आ गया? पक्का? वेरी गुड। सेकेंड पार्ट देखते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। फॉर्मूला लिख लो डायरेक्ट। न्यूमेरिकल करते सबसे आसान होते हैं अगर उन्हें ध्यान से करा जाए देखकर, क्योंकि सब चीज़ तो गिवन होती है, जो नहीं गिवन उसे फाइंड कर लो और जो पर्टिकुलर वैल्यू फाइंड करनी है फिर उसको फाइंड कर लो। तो एल्फा किसके इक्वल होता है? मोलर कंडक्टिविटी अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इसके इक्वल होता है। अब हमारा ये वैल्यू अभी हमने फाइंड करा था 1.65 के अराउंड आया था, डिवाइडेड बाय, हमें ये वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दे रखी इनफाइनाइट डाइल्यूशन वाली, तो इसको हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं? बाय यूजिंग कोहलॉस लॉ। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन। तो कैटायन की कितनी दे रखी है भाई? देखो CH3COOH होता है, तो ये किसके इक्वल होगा? CH3COO माइनस प्लस H पॉजिटिव। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ H आयन एंड CH3COO इज कैटायन H प्लस एंड एनायन CH3COO माइनस। तो अकॉर्डिंग टू कोहलॉस लॉ वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस। So this is 349.1 and this is 40.9. So by addition of 349.1 and 40.9 we get 390. So this value is 390 and by solving this digit we can get answer of alpha. Alpha means what is alpha? Alpha is degree of dissociation. सो एल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सो हमारी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू भी आ जाएगी। इसके बाद वी हैव टू फाइंड डिसोसिएशन कांस्टेंट। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट? तो अभी हमारा एल्फा कितना आया था? 1.65/390, दैट वाज आवर एल्फा। सो डिसोसिएशन कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है? K इज इक्वल टू C⁴/1 - एल्फा। K इज इक्वल टू C⁴/1 - एल्फा, 1 - एल्फा। C कॉन्सेंट्रेशन, एल्फा जो अभी हम फाइंड करके आए हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो वैल्यू पुट कर दो। C कितना दे रखा है? C कितना दे रखा है? 0.01 इंटू एल्फा कितना है? 1.65/390 आपने कैलकुलेट किया होगा, जो भी आया होगा इसका स्क्वायर अपॉन 1 - 1.65/390। तो व्हेन यू विल सॉल्व द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन यू कैन easily get the concepts related with this chapter. A lot of concept you will able to know.
तो ये क्वेश्चन मुझे लगता है सबके समझ में आ गया होगा। आपके समझ में आ गया? आपके वेरी गुड, सबके मुझे लगता है क्वेश्चन समझ में आ गया है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Al2SO4 होल थ्राइस इज दिस। बिल्कुल क्लियरली लिख लो जो जो चीजें दे रखी हैं। ठीक, कैलकुलेट द मोलर आयनिक आयन की कंडक्टिविटी फाइंड करनी है ऑफ Al3+। ये हमें फाइंड करनी है। और अगर आपको इसकी दे रखी है सल्फेट की, सल्फाइड की, चलो देखते हैं, करते हैं इसे। अगर मैं इसके लिए नॉर्मल कोल्डोस लॉ के लिए एक्सप्रेशन लिखूं तो क्या आएगा? यही आएगा एक्सप्रेशन कैटायन एंड एनायन। इसका वैल्यू कितना दिया है? 858। इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है ना, इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। लेकिन Al के आगे अगर मैं Al2SO4 होल थ्राइस को ब्रेक कर दूं तो कैसे ब्रेक होगा? 2Al + 3SO4, ऐसे ही ब्रेक होगा। ठीक है, इस पर -2, ये -2 चार्ज आएगा इधर, तो कोफिशिएंट कितना है? 2। ये हमें फाइंड करना है एल्यूमिनियम का। प्लस इसके आगे कितना कोफिशिएंट है? सल्फेट के आगे 3 इंटू वैल्यू कितना है? 160, मल्टीप्लाई कर दो, क्या आंसर आ जाएगा? 858 डिवाइडेड बाई 2, इसको मैं एक्स कंसीडर कर लेता हूँ, प्लस क्लियर। बस यहाँ से इस x की वैल्यू को हमें फाइंड करना है। डिवाइडेड बाय 2। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो गया है। अभी ये देखने में मुश्किल लग रहा था, लेकिन हमने क्या किया, हमने इसको बिल्कुल सिंप्लीफाई फॉर्म में करके लिख लिया जैसे जैसे क्वेश्चन में हमको बोला, और उसी हिसाब से हमने फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया और हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो अब हम इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। क्लियर हो गई ये वाली बात? समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। कैलकुलेट द सेल पोटेंशियल EMF ऑफ द सेल। कैडमियम का सेल है, प्लस H+ दे रखा है, मतलब हाइड्रोजन भी दे रखा है। चलो करते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? E सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.059 अपॉन n लॉग एनोड की कंसेंट्रेशन अपॉन कैथोड की कंसेंट्रेशन, और कोई प्रेशर दे रखा हो तो वो हम यहाँ पे कंसीडर कर लेंगे। तो पहले E0 सेल फाइंड करेंगे, E कैथोड माइनस E एनोड। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो पहले इक्वेशन बना लिया करो। कैडमियम किस में चेंज हो रहा है? Cd2+ में, और H+ दे रखा है तो ये किस में चेंज होगा? हाइड्रोजन में तो चेंज होगा। नाउ बैलेंस दिस, यहाँ पे H2 है, यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा, तो बैलेंस जरूर कर लेना। बिना बैलेंस करे करोगे तो आंसर गलत आ जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन इसका कितना है? 0.2, और कैडमियम का कितना है? 0.1 मोलर। चलिए सब डेटा हमारे सामने है। एन की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। एन क्या होता है? कितना इलेक्ट्रॉन यूज हो रहा है। सो इन फर्स्ट इक्वेशन Cd2+ 2 इलेक्ट्रॉन यूजिंग, यहाँ पर भी 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, और यहाँ 0 है तो यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन ही यूज हो रहा है। तो n की वैल्यू इज 2, द वैल्यू ऑफ n इज 2। चलिए, एंड
ई कैथोड माइनस ई एनोड, यहाँ पर हमें कैडमियम का वैल्यू दे दिया है। कैडमियम इज वर्किंग एज एनोड एंड हाइड्रोजन वर्किंग एज कैथोड। हाइड्रोजन हमेशा कैथोड की तरह ही काम करता है, ये बात ध्यान रखना। सो 0 माइनस, बिकॉज ई नॉट वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन जो होती है वो 0 होती है, मैंने बताया भी था समरी में। एंड एनोड की वैल्यू कितनी गिवन है, -0.403। सो आंसर वुड बी +0.403, माइनस माइनस प्लस। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ ई नॉट सेल, ई नॉट सेल। नाउ वी विल फाइंड आउट ई सेल, ईएमएफ ऑफ सेल, जो भी हमें क्वेश्चन में कहा है। और ईएमएफ क्या होता है, ईएमएफ इज दिस। तो इस सब डेटा को इस क्वेश्चन के फॉर्मूला में पुट करते हैं। सो ई नॉट सेल इज इक्वल टू कितना आ गया ये, 0.403। एन की वैल्यू कितनी है, 2। एनोड, कंसंट्रेशन ऑफ एनोड, आप देखिए इधर एनोड इज कैडमियम, तो कंसंट्रेशन ऑफ एनोड की कंसंट्रेशन कितनी है, 0.1। एंड कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड कितना है, 0.2। प्रेशर भी गिवन है, प्रेशर कितना गिवन है, 0.5। अब इस सब डेटा को वी हैव टू पुट इन दिस फॉर्मूला। चलिए, तो ई सेल हमको कैलकुलेट करना है। ई नॉट सेल कितना था, 0.403 माइनस 0.059 अपॉन एन की वैल्यू कितनी थी, 2 लॉग एनोड की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 0.1। एंड कैथोड की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 0.2। लेकिन हमें इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, कैन एनीबडी टेल मी व्हाई वी आर डूइंग स्क्वायर ऑफ दिस। अमन तुम बताओ, वंश, हाँ बिल्कुल ठीक, करेक्ट। क्योंकि यहाँ पर H के आगे 2 लग रहा है, यहाँ पर कैडमियम के आगे 1 है, तो हमको इसका स्क्वायर करने की ज़रूरत नहीं है। बट जब यहाँ 2 लग रहा है, दैट मीन्स 2 मोल्स आर रिएक्टिंग, दैट्स वाई वी स्क्वायर दिस। इनटू प्रेशर कितना गिवन है, 0.5। बस, नाउ वी विल सॉल्व दिस एंड विल गेट आंसर। तो ये क्वेश्चन भी हमारा इस तरह से हो जाएगा। समझ आ गया आपको। इस लॉग को ध्यान रखना, यहाँ इसकी लॉग वैल्यूज पुट करनी है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। कंसीडर द रिएक्शन 2Ag प्लस Cd गिव्स 2Ag प्लस Cd प्लस प्लस। ये आपको इक्वेशन दे दी है, देखो पहले ही बना ले करो। इधर यहाँ पर हो रहा है ऑक्सीडेशन एंड इस केस में, दूसरे वाले केस में क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो कैडमियम कैसे एक्ट कर रहा है, एज एनोड। एंड सिल्वर कैसे ऐड करेगा, एज कैथोड। चलो, द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Ag एंड Cd आर गिवन। Ag का पोटेंशियल इन्होंने 0.80 दे दिया है और कैडमियम का आपको दे दिया है -0.40। अब कैलकुलेट क्या क्या करवा रहा है, गिव द सेल रिप्रेजेंटेशन। सेल रिप्रेजेंटेशन, सेल रिप्रेजेंटेशन हम कैसे लिखते हैं, समरी अगर आप एक बार पीछे पलट करके देखोगे तो उसमें मैंने सेल रिप्रेजेंटेशन लिखनी सिखाई थी। सबसे पहले तो इस रिएक्शन के लिख लेते हैं। पहले एनोड आता है, देन एनोड प्रोडक्ट, देन सॉल्ट बेस, देन कैथोड एंड देन कैथोड प्रोडक्ट। इस तरह से हम सेल रिप्रेजेंटेशन को लिखते हैं। तो व्हाट इज एनोड इन दिस रिएक्शन, करेक्ट, कैथोड, कैडमियम। कैडमियम इज एनोड एंड व्हाट इज कैथोड, आप बताओ। ठीक है, सिल्वर, सिल्वर इज कैथोड। एंड प्रोडक्ट ऑफ कैथोड इज Ag एंड प्रोडक्ट ऑफ एनोड इज Cd2+। तो ये हमारी सेल रिप्रेजेंटेशन हो गई। और यहाँ पर इस तरह से इलेक्ट्रॉन और डिनोट कर देना, तब ये कंप्लीट हो जाएगी बिल्कुल। साथ साथ जो भी कॉन्सेंट्रेशंस दे रखी हों कैडमियम की और Ag की, वो भी आप रिप्रेजेंट जरूर कर देना। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया नहीं है तो ज़रूरत नहीं है।
अगर देते तो हम यहाँ पर वो रिप्रेजेंटेशंस भी लिखते। इतनी बात समझ आ गई, पहला पार्ट आपको क्लियर हो गया, गिव द सेल रिप्रेजेंटेशन। सेकंड पार्ट हमें कैलकुलेट करना है व्हाट इज द स्टैंडर्ड सेल ईएमएफ ई नॉट। तो ई नॉट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ई कैथोड माइनस ई एनोड। एंड व्हाट इज कैथोड इन दिस रिएक्शन, सिल्वर इज कैथोड, हमने पहले ही लिख लिया है, एंड कैडमियम इज एनोड। तो कैथोड की वैल्यू कितनी गिवन है, सिल्वर की 0.80 माइनस एनोड क्या है, कैडमियम, और इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, -0.40। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 1.20। यूनिट भी लगा देना, वोल्ट यूनिट लगानी ज़रूरी है, यूनिट के बिना हाफ मार्क रिडक्ट हो सकता है, तो इसलिए यूनिट भी लगा देना। तो दिस इज़ आवर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई थिंक सबको समझ आ गया होगा फर्स्ट और सेकंड पार्ट। नाउ मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और है, इसमें दो पार्ट, इसमें जैसे अभी हम यही क्वेश्चन कर रहे थे तो इसमें दो पार्ट्स और हैं। थर्ड पार्ट ये रहा, थर्ड पार्ट भी करते हैं। व्हाट विल बी द ईएमएफ ऑफ सेल इफ कॉन्सेंट्रेशन दे दिया, सिल्वर की भी और कैडमियम की भी। तो फॉर्मूले को वापस लिखते हैं। चलो, ई नॉट सेल की वैल्यू हमारी कितनी आई थी अभी, 1.20 आई थी पीछे, -0.059। एन की वैल्यू कितनी होगी, सबसे पहले हमने लिख लिया था कैडमियम किस में चेंज हो रहा था, CD++ में। तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन वी रिक्वायर्ड, 2 प्लस चार्ज बन रहा है 0 से, तो कितने की रिक्वायर्ड है, 2 की। तो एन की वैल्यू इज 2 लॉग एनोड इज कैडमियम, कंसंट्रेशन ऑफ कैडमियम कितना दे दिया, 0.1, एंड कैथोड इज सिल्वर, सिल्वर की वैल्यू कितनी दे दी, 0.2। जरा एक बार पीछे की स्लाइड पर देखो, जो Ag था, Ag के आगे 2 लग रहा है, जैसा इससे प्रीवियस क्वेश्चन में था H के आगे 2 लग रहा था। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तब जा करके हमारा आंसर करेक्ट आएगा, बिकॉज देयर आर 2 मोल्स ऑफ सिल्वर। नाउ वी विल सॉल्व दिस एंड विल गेट आंसर। इसको पूरा सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा, आपका EMF कैलकुलेट हो जाएगा। क्लियर। एंड फोर्थ पार्ट इज what will the cell work spontaneously for the condition given in above question। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जब हमें स्पॉन्टेनियसली वर्क करेगा सेल या नहीं करेगा, अगर हमको ये पता करना है तो तुमको ई नॉट सेल की वैल्यू देखनी पड़ेगी। अगर ये वैल्यू तुम्हारी पॉजिटिव आ जाती है तो स्पॉन्टेनियसली वर्क करेगा, और अगर नेगेटिव आ जाती है तो स्पॉन्टेनियसली वर्क नहीं करेगा। तो ये आप इस कंसेप्ट के थ्रू लास्ट पार्ट का आंसर कर लोगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। थैंक यू, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। समरी भी हम पहले इसके एक सेशन में पढ़ चुके हैं, और इस सेशन में हमने इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद्या पब्लिकेशन के मैक्स मार्क्स सैम्पल पेपर के थ्रू दिए गए हैं, एक्सपर्ट के पैनल के थ्रू, उसको मैंने आज आपके सामने एक्सप्लेन किया। कहीं भी कुछ दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें बता सकते हैं। वी विल ट्राई टू एक्सप्लेन इन अनदर वे, ताकि आपको इसमें कोई भी दिक्कत ना आए। चलिए, थैंक यू वेरी मच।